नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सफलता सीरीज में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आने वाली है, तो उसमें ये जो है सफलता सीरीज जो है महत्वपूर्ण योगदान निभाएगी, तो इसे देखना मत भूलिएगा। तो चलिए आज का सेशन आरंभ करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि किस कवि का संबंध प्रगतिवाद से नहीं है। तो जो है रामदास मिश्र है, मुक्तबोध है, त्रिलोचन है और नागार्जुन है। जो रामदास मिश्र जो है वो प्रगतिवादी नहीं है, जबकि मुक्तिबोध, नागार्जुन और त्रिलोचन है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो रामदास मिश्र का संबंध किससे था, प्रगतिवाद से नहीं था। तो ये शाठोत्तरी कविता से संबंध रखते थे, है ना। अगला क्वेश्चन है कि युग की गंगा किसकी रचना है। ए है केदारनाथ सिंह, केदारनाथ अग्रवाल, केदारनाथ मिश्र प्रभाकर, रामेश्वर शुक्ल अंचर। तो यहाँ पे बड़ा कन्फ्यूजन है ना। सारे ऑप्शन तो एक जैसे, एक को छोड़ के तो ये होगा नहीं। केदारनाथ सिंह का है कि केदारनाथ अग्रवाल का है या फिर केदारनाथ मिश्र प्रभाकर का है। तो युग की गंगा केदारनाथ अग्रवाल का है ना। युग की गंगा रचना जो है केदारनाथ अग्रवाल का। इसके अतिरिक्त फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना, गुल मेहंदी, नींद के बादल आदि रचनाएं भी केदारनाथ अग्रवाल की ही हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन विशुद्ध राष्ट्रीय भावधारा का कवि नहीं है। तो यहाँ पे विशुद्ध राष्ट्रीय भावधारा का कवि कौन नहीं है, तो नागार्जुन हो जाएंगे, है ना। नागार्जुन जो है प्रगतिवादी और मार्क्सवादी विचारधारा के साथ साथ राजनीतिक कवि भी माने जाते हैं, जबकि जो है मोहनलाल द्विवेदी, माखनलाल चतुर्वेदी और दिनकर राष्ट्रीय भावधारा के कवि हैं। तो प्रगतिवाद हमारा समाप्त होता है। आज नया चैप्टर 5 जो है प्रयोगवाद, नकेनवाद और प्रपद्यवाद स्टार्ट करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अभी जीडीसी में बने हैं। पिछली बार भी देखिए जीडीसी में पूछा गया है और अभी लेटेस्ट एग्जाम हुआ उसमें भी बने हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि सप्तक में एक भी कवित्री शामिल नहीं थी। तो तार सप्तक जो था उसमें एक भी कवित्री शामिल नहीं थी। तार सप्तक के कवियों का क्रम कैसे याद करेंगे, चलिए हम ट्रिक से बता देते हैं। हो जाएगा अमूने, गिरा, प्रभा, है ना। ये ट्रिक है तार सप्तक का, है ना। तो यहाँ पे आ से अज्ञेय हो जाएगा, मुँह से हो जाएगा मुक्तबोध, ने से हो जाएगा नेमीचंद, गिरा से गिरिराज, रा से राम, रा से क्या हो जाएगा रामविलास शर्मा, और जो है अमूने, गिरा, प्रभा, है ना। चलिए फिर से बताते हैं। अमूने यानी कि अज्ञेय, मुक्तिबोध, नेमीचंद्र, जैन, गिरा फिर आएगा गिरा। गिरा से गिरिराज हो जाएंगे और रामविलास शर्मा हो जाएंगे, ठीक है। प्रभा फिर आएगा प्रभा, प्रभा से हो जाएगा प्रभाकर माचवे और भारत भूषण अग्रवाल। ऐसे ट्रिक से याद कर सकते हैं। तो तार सप्तक का समय कब था, तो 1943। अगर आपको तार सप्तक के कवियों का क्रम देखता है, वो भी जो है ट्रिक से, तो हम जो है शॉर्ट वीडियो में कराए हैं, आपको पूरा याद हो जाएगा। तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक सारे याद हो जाएंगे, तो देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि कविता मेरे लिए कोई भावुकता की हाय हाय ना होकर यथार्थ के प्रति एक प्रौढ़ प्रतिक्रिया की मार्मिक अभिव्यक्ति है, उक्त कथन किसका है। तो ये कथन किसका है। ऑप्शन ए है कुंवर नारायण का, ऑप्शन बी है अरुण कमल का, ऑप्शन सी है कि रघुवीर सहाय का, ऑप्शन डी है कि राजकमल चौधरी का। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए कुंवर नारायण का।
कविता मेरे लिए कोई भावुकता की हाय हाय न होकर यथार्थ के प्रति एक प्रौढ़ प्रतिक्रिया की मार्मिक अभिव्यक्ति है। तो ये किसने कहा है? कुंवर नारायण ने। कुंवर नारायण किस सप्तक से हैं? तीसरे सप्तक से हैं, है ना। तीसरे सप्तक को कैसे याद करेंगे? के कुकी विप्र शम, ऐसे याद करेंगे तो याद रहेगा, है ना। इसका जो है ट्रिक है। चलिए कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। पॉइंट जो है कि कुंवर नारायण तीसरे सप्तक के कवि हैं, है ना। इनके द्वारा रचित जो है काव्य संग्रह कौन कौन से? एक है चक्रव्यूह। चक्रव्यूह लिखा कब गया है? 1956 ईस्वी में। परिवेश हम तुम ये लिखा गया है 1961 ईस्वी में। अपने सामने 1979 में। कोई दूसरा नहीं 1993 में। इन दिनों में 2002 आदि। आत्मजयी 1965 ईस्वी में। और जो है वास्तवा के बहाने जो है 2008 में इनके द्वारा प्रबंध काव्य। कैसे काव्य? प्रबंध है, यानी कि महाकाव्य है। अगला क्वेश्चन है नकेनवाद के प्रवर्तक कवि कौन थे? ये क्वेश्चन आया था जीडीसी में, है ना। तो नकेन, किसी दिन हम जो है जीडीसी का जो है PYQs करवा देंगे आप लोग को। तो नकेनवाद का प्रवर्तक कवि कौन था? नकेनवाद के प्रवर्तक कवि नलिन विलोचन शर्मा, केशरी कुमार और नरेश, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। नकेनवाद के प्रवर्तक कवि थे नलिन विलोचन शर्मा, केशरी कुमार, नरेश। प्रपद्यवाद को नकेनवाद भी कहा जाता है। याद रखिएगा कि प्रपद्यवाद ही नकेनवाद है ना, क्योंकि इसमें बिहार के 3 कवि, कहाँ के कवि थे? तो बिहार के थे। ये याद रखिएगा। नलिन विलोचन शर्मा, केशरी कुमार, नरेश के नाम पर प्रथम अक्षरों के आधार मानकर नकेन बनता है। सन 1952 ईस्वी में नरेश के संपादक में प्रकाशित पत्रिका प्रकाश में नकेनवादियों ने प्रपद्यवाद को तथाकथित प्रयोगद सूत्री घोषित किया है। अगला पॉइंट है कि प्रपद्यवाद और प्रयोगवाद में मूल अंतर यह है कि प्रपद्यवाद प्रयोग को साध्य मानता है। प्रपद्यवाद और प्रयोगवाद में अंतर है ना। तो प्रपद्यवाद जो है प्रयोग को साध्य मानता है, जबकि प्रयोगवाद प्रयोग को साधन मानता है। यही अंतर है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रयोगवाद का प्रवर्तक माना जाता है। तो प्रयोगवाद का प्रवर्तक जो है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय को माना जाता है। चलिए कुछ पॉइंट यहाँ पे दिए गए हैं, उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय को प्रयोगवाद का प्रवर्तक माना जाता है। कभी कभी अज्ञेय नाम देकर पूछा जाता है कि इनका पूरा नाम क्या है। तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, है ना। प्रयोगवाद का आरंभ सन 1943 ईस्वी में अज्ञेय के संपादक में प्रकाशित तार सप्तक से माना जाता है। तार सप्तक में कितने कवियों हैं? सप्तक मतलब 7 कवि हैं, है ना। फिर प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवादी रचनाएं शीर्षक निबंध में किया है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। ये नहीं लगा दीजिएगा कि अज्ञेय है ना। सर्वप्रथम प्रयोग शब्द का किसने किया? तो नंद दुलारे वाजपेयी ने। नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवाद को क्या कहा है? बैठे ठाले का धंधा कहा है। अज्ञेय ने तार सप्तक की भूमिका में प्रयोगवादी कवियों को क्या कहा है? राहों के अन्वेषी कहा है ना। प्रयोगवाद फ्रायड के दर्शन से प्रभावित था। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। डॉक्टर नगेन ने प्रयोगवाद को शैलीगत विद्रोह कहा, इम्पोर्टेंट है। रघुवीर सहाय ने कहा है कि प्रयोग कलात्मक अनुभव का क्षण है। सारे पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि आत्मजयी किसकी रचना है? आत्मजयी अभी ऊपर देख के आए, प्रबंध काव्य है ना। कब लिखी गई थी आत्मजयी? 1965 ईस्वी में। तो आत्मजयी कुंवर नारायण का प्रबंध काव्य, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। कुंवर नारायण तीसरे सप्तक 1959 ईस्वी में संकलित प्रमुख प्रयोगवादी कवि हैं। कुंवर नारायण कृत प्रमुख काव्य कृतियाँ निम्नलिखित हैं।
पहला है चक्रव्यूह। चक्रव्यूह कब लिखा गया है? 1956 में। परिवेश हम तुम लिखा गया है 1961 में। अपने सामने 1979 में। कोई दूसरा नहीं 1993 में। इन दिनों 2002। कुंवर नारायण के जो है 2 प्रबंध काव्यों की रचना है। आत्मजयी 1965, वाज सेवा के बहाने 2008 में। अगला पॉइंट है कि कुंवर नारायण कृत आत्मजयी का मूल कथाशोध कठोपनिषद के नचिकेता प्रसंग पर आधारित है। आत्मजयी मूलतः रचनात्मक सामर्थ्य में आस्था की पुनः प्राप्ति की कहानी है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना। अगला क्वेश्चन है कि हरी घास पर क्षणभर किसकी रचना है? तो सबको पता होगा, अज्ञेय की है, यानी कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। कब लिखा गया है ये पूछा जा सकता है। तो हरी घास पे क्षणभर 1949 ईस्वी में लिखा गया है। अज्ञेय को प्रयोगात्मक तथा नई कविता का शलाका पुरुष कहा जाता है। अज्ञेय का प्रथम काव्य संग्रह भग्नदूत है। कब लिखा गया? 1933 ईस्वी में। और इनका अंतिम काव्य संग्रह, क्योंकि पूछ लिया जाता प्रथम या अंतिम, है ना, तो अंतिम काव्य संग्रह इनका है ऐसा कोई घर आपने देखा। ये कब लिखा गया? तो 1986 ईस्वी में लिखा गया है। अज्ञेय के प्रमुख काव्य संग्रह निम्नलिखित है, जो देखते हैं। पहला है चिंता। चिंता लिखा गया 1942 में। इत्तेलम 1946 में। हरी घास पे क्षणभर 1949 में। बावरा अहेरी 1954 में। इंद्रधनुष रौंदे हुए ये 1957 में। अरी ओ करुणा प्रभा में 1959 ईस्वी। आंगन के पार द्वार 1961। पूर्वा 1965। कितने गाँव में कितनी बार 1967 ईस्वी। क्योंकि मैं उसे जानता हूँ 1969। सागर मुद्रा 1970। फिर है पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ 1973। महावृक्ष के नीचे 1977 ईस्वी में लिखा गया है। अज्ञेय द्वारा रचित अषाढ़ बीड़ा एक लंबी कविता है, जिसका मूल भाव अहम का विसर्जन है। अहम यानी कि ईगो, इसका विसर्जन करना है। तो ये जो कविता है अषाढ़ बीड़ा नेट के जो है सिलेबस में लगी हुई है। अगला क्वेश्चन है कि अगर मैं तुमको ललाती सांझ के नभ की अकेली तारिका अब नहीं कहता, उक्त काव्य पंक्तियों के रचनाकार हैं हमारे अज्ञेय, है ना। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बड़ा ब्लर हो रहा है। कुछ पॉइंट यहाँ दिए गए हैं, डिस्कस कर लेते हैं, हो सकता है एग्जाम में पूछे जाए। तो अगर मैं तुमको अब नहीं कहता पंक्तियों के रचनाकार अज्ञेय हैं। प्रमुख काव्य पंक्तियां में उनके रचनाकार देख लेते हैं। तो श्रीकांत वर्मा है, जो जिनकी पंक्तियां हैं कि भागकर अकेलेपन से अपने तुम में मैं गया। अजीब पंक्ति है, भागकर अकेलेपन से अपने तुम में मैं गया। श्रीकांत वर्मा का है। धर्मवीर भारती की पंक्ति है, इन फिरोजों होठों पे बर्बाद मेरी जिंदगी। फिर है कुंवर नारायण की पंक्तियां हैं, इंपॉर्टेंट हैं कि कवियों का कोई ठिकाना नहीं, न जाने कितनी बार वे अपनी कविताओं में जीते और मरते हैं। अज्ञेय का जन्म 1911 में हुआ। अज्ञेय की मृत्यु 1927 ईस्वी में हुआ। 1987 ईस्वी में। अस्तित्ववाद में आस्था रखने वाले कवि कौन है? अज्ञेय है। अगला पॉइंट है कि अज्ञेय को प्रयोगवाद और नई कविता का शलाका पुरुष भी कहा जाता है। अज्ञेय की रचनाएं हैं भग्नदूत, चिंता, इत्तेलम, बावरा अहेरी, कितनी नाव में कितनी बार, इनकी प्रमुख काव्य कृतियां हैं। अगला क्वेश्चन है कि चांद का मुंह टेढ़ा है काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? तो ये है मुक्तिबोध का, है ना। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। कुछ यहाँ पे पॉइंट हैं, उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो चांद का मुंह टेढ़ा है काव्य संग्रह के रचनाकार गजानन माधव मुक्तिबोध हैं। मुक्तिबोध के 2 काव्य संग्रह हैं, चांद का मुंह टेढ़ा है और भूरी भूरी खा धूल। प्रमुख कृतियां कौन कौन सी हैं?
तो अंधेरे में है एक अंतर कथा है, कहने दो उन्हें जो ये कहते हैं, ब्रह्म राक्षस भूल गलती मैं उनका ही होता, लकड़ी का रावण, सारे इम्पोर्टेंट हैं, है ना। किसी को भी स्किप नहीं किया जा सकता क्योंकि कुछ भी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र का प्रयोक्ता कौन है? तो ये प्रयोक्ता है गजानंद माधव मुक्तिबोध। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए कुछ पॉइंट दिए गए हैं, डिस्कस कर लेते हैं। तो मुक्तिबोध की प्रमुख रचनाएं अभी ऊपर देख के आए, फिर एक बार देख लेते हैं, है ना। बहुत कविता संग्रह है चांद का मुंह टेढ़ा, कब लिखा गया? 1964 में लिखा गया है। प्रकाशन वर्ष याद रखिएगा, पूछा जाता है, क्रोनोलॉजी भी पूछी जाती है। फिर है भूरी भूरी खाक धूप, 1980 में लिखा गया है। काव्य इनका क्या क्या है? ये तो हो गया काव्य संग्रह। अब काव्य पे फोकस करते हैं। अंधेरे में एक स्वप्न कथा, ब्रह्म राक्षस भूल गलती मेरे लोग मैं उनका ही होता, लकड़ी का रावण मुझे याद आते हैं। कहानी संग्रह मुक्तिबोध का है, काठ का सपना सतह से उठता आदमी। इनकी आलोचनाएं भी बहुत महत्वपूर्ण है, पूछी जाती हैं। तो चलिए देख लेते हैं। कामायनी एक पुनर्विचार, नई कविता का आत्मसंघर्ष, नए साहित्य का सौंदर्य, समीक्षा की समस्याएं, एक साहित्यिक की डायरी। रामस्वरूप चतुर्वेदी के अनुसार मुक्तिबोध का काव्य संकलन चांद का मुंह टेढ़ा है, एक बड़े कलाकार की स्केच बुक लगता है। इम्पोर्टेंट है, स्केच बुक चांद का मुंह टेढ़ा किसने कहा है? तो वो कहे हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी। अगला क्वेश्चन है कि कला सामाजिक अनुप्रयोगिता की अनुरूप के विरुद्ध अपने को प्रमाणित करने का प्रयत्न अपर्याप्तता के विरुद्ध विद्रोह है, यह इनमें से किसका कथन है? तो ये हमारे अंग्रेजी का है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस कवि की भावात्मक और विचारात्मक ऊर्जा अनेकानेक कल्पना चित्रों और फैंटेसियों का आकार ग्रहण करती है? तो वो है मुक्तिबोध। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो डिस्कस करते हैं। तो मुक्तिबोध का जन्म कब हुआ था? तो यहाँ पे देखते हैं मुक्तिबोध जो है 1917 में जन्मे, निधन इनका हो गया 1964 ईस्वी में। मुक्तिबोध तार सप्तक के पहले कवि थे, जिसका हम जो है ट्रिक बता चुके हैं। अमूल्य ग्रह प्रभा, है ना, जिनका कोई स्वतंत्र काव्य संग्रह उनके जीवन काल में प्रकाशित ही नहीं हो पाया। चांद का मुंह टेढ़ा, भूरी भूरी खाक धूल, कविता संग्रह काठ का सपना, सतह से उठता आदमी, कहानी संग्रह, विपात्र उपन्यास मुक्तिबोध के प्रमुख रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि आधुनिक हिंदी कविता की महत्वपूर्ण कविता मानी जाने वाली रामदास के रचयिता थे? तो आधुनिक हिंदी कविता की महत्वपूर्ण कविता मानी जाने वाली रामदास के रचयिता कौन थे? तो रामदास के रचयिता रघुवीर सहाय थे। अपने ही नाम से कविता लिख डाली है ना रामदास ने, रघुवीर सहाय नाम से। तो इनका जन्म कब हुआ था? 1929 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। किसका? रघुवीर सहाय का। दिसंबर 1990 में मृत्यु हो गई। सीढ़ियों पर धूप में इनका जो है, इनको इस पे साहित्य अकादमी मिला है, याद रखिएगा। आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं, कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियाँ, एक समय था, इनके प्रमुख कविता संग्रह हैं। फिर रास्ता इधर से कहानी संग्रह है। लिखने का कारण निबंध संग्रह इनकी प्रमुख कृतियां हैं। इनकी पहली कविता है, क्या है? अंत का आरंभ। अंत का आरंभ, है ना, सन 1946 ईस्वी में प्रकाशित हुई पहली कविता है। अगला क्वेश्चन है कि आगे की नदी के दीप कविता में नदी और दीप क्रमशः प्रतीक हैं। तो नदी समाज का है और दीप व्यक्ति का है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। यहाँ पे वीडियो थोड़ा ब्लर हो रहा है तो ध्यान देकर देखिए।
यहाँ पे कुछ पॉइंट इम्पोर्टेंट है जो डिस्कस करते हैं। नदी के दीप अज्ञेय की अत्यंत महत्वपूर्ण प्रतीकात्मक कविता कैसी है? प्रतीकात्मक, जिसमें नदी और द्वीप क्रमशः समाज और व्यक्ति के प्रतीक हैं। आंगन के पासदार 1961 कविता संग्रह के लिए 1964 में साहित्य अकादमी पुरस्कार। कितनी नावों में कितनी बार? 1967 कविता संग्रह के लिए 1978 ईस्वी में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। इम्पोर्टेंट है। जिन कवियों को पुरस्कार आदि मिले हैं वो कवि अपने आप में इम्पोर्टेंट हो जाते हैं उनकी, और सारी रचनाएं भी इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। तो इनको स्किप मत करिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। उपरोक्त पंक्तियों के रचयिता हैं, तो ये हो जाएगा दुष्यंत कुमार। बहुत इम्पोर्टेंट पंक्ति है, राजनीति से है ना। उपर्युक्त पंक्तियां दुष्यंत कुमार जी के गजल संग्रह साये में धूप। साये में धूप जो है इनको वो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है ना। दुष्यंत कुमार का जन्म 1933 ईस्वी में, निधन 1975 ईस्वी में हुआ। सूर्य का स्वागत, आवाजों के घेरे, चलते हुए वन का वसंत इनकी प्रमुख कृतियां हैं। एक कंठ विश्व इनका प्रसिद्ध गीत नाटक है, पूछा भी गया है कई बार। अगला क्वेश्चन है कि तार सप्तक का संपादन हिंदी कविता के किस युग की शुरुआत से संबंधित है? तो वो है प्रयोगवाद युग, है ना। कुछ पॉइंट है, चलिए देख लेते हैं। तार सप्तक का संपादन हिंदी कविता के प्रयोगवाद युग की शुरुआत से संबंधित है। तार सप्तक एक काव्य संग्रह है। अज्ञेय द्वारा 1943 ईस्वी में नई कविता के प्रेरणा है 7 कवियों का एक मंडल बनाकर तार सप्तक का संकलन एवं संपादन किया गया। तार सप्तक से नई कविता का प्रस्थान बिंदु माना जाता है। अज्ञेय के संपादक में 4 सप्तक प्रकाशित हो चुके जो निम्न हैं और जो इम्पोर्टेंट भी है। इनका प्रकाशन वर्ष बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्रोनोलॉजी में पूछ लिया जाता है या एक एक करके पूछ लिया जाता है वन लाइनर में। तो तार सप्तक 1943 में, दूसरा सप्तक 1951 में, तीसरा 1959 में और चौथा सप्तक 1979 ईस्वी में लिखा गया है। तार सप्तक के कवियों को देख लीजिए, जो हम ट्रिक से बता ही चुके हैं, फिर बता रहे हैं क्योंकि ये हमारे माइंड में जब छप जाएगी तो कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि मैंने एक बार याद किया, आज तक याद है। तो अमूने गिरा प्रभा, ये ट्रिक है, याद कर लीजिएगा, कभी भी नहीं भूलिएगा। तो मुक्तिबोध, नेमीचंद्र, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माछवी, गिरिजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा तथा अज्ञेय। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति सच्चिदानंद हीरानंद व शयन अज्ञेय की नहीं है? तो साये में धूप दुष्यंत कुमार की है, ना कि अज्ञेय की है। जबकि चिंता, इंद्रधनुष टोलते हुए, बावरा अहेरी जो है अज्ञेय की रचनाएं हैं। यहाँ अज्ञेय की रचनाएं दी गई हैं, देख लेते हैं। साये में धूप जो है 1975 में गजल है, दुष्यंत कुमार का लिखा गया है। चिंता 1942 का है। अज्ञेय का बावरा अहेरी 1954 में लिखा गया है। इंद्रधनुष टोलते हुए ये 1957। ये सारी कविता संग्रह किनकी हैं? तो अज्ञेय की हैं। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, प्रयोगवाद के संबंध में कौन सा कथन असंगत है? तो ऑप्शन ए है, यहाँ पे एक असंगत हो, 3 राइट भी है, तो राइट वाला ऑप्शन जरूर देखिएगा, है ना। तो पहला है, ए ऑप्शन है कि इनका मंतव्य समस्त परंपराओं का खंडन करके नए तत्वों का अन्वेषण करना है। बी है कि यह व्यक्ति अनुभूत और समष्टि अनुभूत को एक ही तत्व के रूप में मानता है। ऑप्शन सी है, यह मानता है कि बौद्धिकता को काव्य अनुभूति से पृथक करके नहीं देखा जा सकता। ऑप्शन डी है कि यह मानता है कि विषय वस्तु की नवीनता ही उसके शिल्प को नया आकार देने के लिए बाध्य करेगी। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे राइट नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट नहीं है और बी सी डी राइट है। तो बी सी डी पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये ऑप्शन क्वेश्चन के रूप में एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, है ना।
तो आज का सेशन यहीं तक। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सफलता सीरीज से अवश्य जोड़िए, यहाँ से आपको सफलता अवश्य मिलेगी, है ना। थैंक यू सो मच।